मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश की बात में आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले देश की बात में बात करेंगे दिल्ली सेवा बिल की। आज लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर हुई बहस में क्या क्या हुआ, गृह मंत्री को इस मौके पर क्या नेहरू और अंबेडकर की याद आई, अगर आई तो क्यों, हम आपको बताएंगे। राजस्थान के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाल ली है। ऐसे में पहली बार हुआ है जब किसी राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से खुद रणनीति बना रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि राजस्थान में पीएम मोदी का अपना फोकस जो है वो बढ़ता जा रहा है, हम आपको बताएंगे। नू हिंसा को लेकर तनाव बरकरार है। इस मामले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आखिर कौन है मेवात नू हिंसा का मास्टरमाइंड, किसके इशारे पर रची गई थी हिंसा की साजिश, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसा को आज यानी कि 3 अगस्त को 3 महीने पूरे हो गए, लेकिन हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर विष्णुपुर जिले में सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। क्या है पूरा मामला, ये भी हम आपको बताएंगे। वहीं अदालत की खबरों पर भी रहेगी हमारी खास नजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे मसले पर मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका दिया है। पूरी रिपोर्ट आपको देश की बात में हम दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं देश की बात का सफर। गुरुवार को भी विपक्ष का तेवर गर्म ही रहा। मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में आज भी गतिरोध बरकरार रहा। इसी बीच दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा शुरू हुई तो एक बार फिर हंगामा लोकसभा में खड़ा हो गया। बहस की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और वहां संसद को कानून बनाने का अधिकार है। शाह ने कहा कि पूर्व में कई बड़े नेताओं जैसे पंडित नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार देने का विरोध किया था। इस दौरान अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के बारे में सोचिए, गठबंधन के बारे में नहीं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान का विपक्ष ने विरोध किया। मुद्दा कोई भी हो लेकिन सबका अंजाम एक जैसा, हंगामा और सिर्फ हंगामा। संसद में संग्राम मचा हुआ है और गुरुवार को भी विपक्ष का तेवर गर्म ही रहा। मणिपुर मुद्दे पर लोकसभा में आज भी गतिरोध बरकरार रहा। विपक्षी दलों के सदस्य मणिपुर मुद्दे पर जल्द चर्चा कराने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। हाथों में तख्तियां लिए हुए कई विपक्षी सांसद आसन के निकट नारेबाजी करने लगे। इसी बीच दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा शुरू हुई तो एक बार फिर लोकसभा में हंगामा खड़ा हो गया। बहस की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली एक संघ शासित प्रदेश है और वहां संसद को कानून बनाने का अधिकार है। शाह ने कहा कि पूर्व में कई बड़े नेताओं जैसे पंडित नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का अधिकार देने का विरोध किया था। इस दौरान अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के बारे में सोचिए, गठबंधन के बारे में नहीं। जब इसको संसद के सामने मेरे साथी नित्यानंद जी ने पेश किया तब थोड़ा शोर शराबा भी हुआ। कुछ मान्यवर सदस्यों ने मुद्दे उठाए थे। अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 2015 में आई सत्ताधारी पार्टी केवल झगड़ा करना चाहती है। इस झगड़े की आग में वो करोड़ों का बंगला बनाना छुपाना चाहते हैं। उधर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर पहले चर्चा होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली सेवा विधेयक पहले लाया गया है। ये जानबूझकर किया जा रहा है ताकि विपक्ष बंट जाए। अगर जांच पड़ताल होना चाहिए, सारे देश में जितने स्टेटें हैं हर स्टेट में किए जाना चाहिए। यहाँ आप भेदभाव मत किया करो और ऐसा लोगों में प्रचार करने की कोशिश किए जा रहे हैं जैसे कि मोदी जी अपनी जेब से पैसा धन निकाल के बांट रहे हैं। हमारे ही पैसा, आम लोगों की पैसा
आम लोगों को बांटे जाते हैं। ऐसा दिखाने का कोशिश ना किया करे जैसे लगे कि मोदी जी तिलस्मी की चलते पैसे इकट्ठा किए हैं और लोगों को बांट रहे हैं। वहीं राज्यसभा में मणिपुर हिंसा पर पीएम के बयान की मांग पर हंगामा होता रहा। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति जगदीप धनखड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने पर आपत्ति जताई। सभापति इससे नाराज हो गए। धनखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री को इसकी जरूरत नहीं है कि मैं उनका बचाव करूं। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं बस संविधान का बचाव कर रहा हूं, आपके अधिकारों का बचाव कर रहा हूं। नेता विपक्ष का ऐसा विश्लेषण हितकारी नहीं है। इस दौरान हंगामा बढ़ा तो विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट किया। विपक्षी सदस्यों के वॉकआउट पर सभापति ने कहा कि ये लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जाहिर है जो संसद कानून बनाने और देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए बना है वो लगातार हमारे माननीयों के लिए अखाड़ा बना हुआ है, जहां जमकर सियासी दांव पेच चलाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं राजस्थान चुनाव से ठीक पहले लाल डायरी का मामला उछलने के बाद बीजेपी उत्साहित है। गहलोत और पायलट के बीच करीब पूरे कार्यकाल में चली सियासी जंग अब लाल डायरी के जरिए गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गोढ़ा के सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना है। बता दें कि इन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार जो आपको है बीजेपी जो है वो गहलोत सरकार पर हमलावर है। राजस्थान के रण में विरोधियों को परास्त करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली है। पीएम खुद रणनीति बना रही हैं, सांसदों और विधायकों से जमीनी हकीकत का फीडबैक ले रही हैं और लगातार चुनावी रैली कर वोटों के जुगाड़ में लगे हुए हैं। ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी किसी स्टेट में डायरेक्ट चुनावी रणनीति देखेंगे। आखिर क्या वजह है कि राजस्थान में वो अपना फोकस बढ़ा रहे हैं? राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर क्या खास प्लानिंग की जा रही है? ये वो सवाल है जो कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रही है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता से परेशान कांग्रेस बीजेपी की रणनीति की काट खोज रही है। राजस्थान चुनाव से ठीक पहले लाल डायरी का मुद्दा उछलने के बाद बीजेपी उत्साहित है। लाल डायरी के जरिए गहलोत सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गोढ़ा का कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करना बीजेपी के हाथ लगा। ये वो हथियार है जिसके जरिए बीजेपी राजस्थान के रण में गहलोत सरकार पर जोरदार हमला कर रही है। दरअसल गहलोत और पायलट के बीच चली सियासी जंग के बावजूद बीजेपी की कांग्रेस सरकार पर पिछले 4.5 सालों में जो भी हमले करने की रणनीति रही है वो सुस्त सी रही। लेकिन अब बीजेपी ने लाल डायरी के चक्रव्यूह में गहलोत सरकार को फंसाने की पूरी रणनीति बना ली है। इसके अलावा राजस्थान में महिलाओं के साथ होने वाले रेप और अत्याचार की घटनाएं भी गहलोत सरकार को सियासी चक्रव्यूह में फंसा रही है। खास बात यह है कि इस सियासी चक्रव्यूह की पूरी कमान खुद पीएम मोदी के हाथों में है। राजस्थान के राजनीतिक इतिहास में यह पहला मौका है जब बीजेपी ने पीएम के चेहरे और केंद्र की योजनाओं के आधार पर ही न केवल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया, बल्कि अब चुनावों की सीधी जिम्मेदारी भी स्वयं पीएम मोदी ही संभालेंगे। बीजेपी ने अपने शीर्ष 4 नेताओं को इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव वाले 4 प्रदेशों की कमान सौंपने का फैसला किया है। इसके तहत पीएम मोदी को राजस्थान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष को तेलंगाना की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस निर्णय के बाद चुनावी साल में राजस्थान के 7 दौरे कर चुके पीएम मोदी ने अब राजस्थान के सभी 28 सांसदों को 8 अगस्त को दिल्ली बुलाया। इसमें 24 सांसद लोकसभा और 4 राज्यसभा के हैं। जानकारों की माने तो इसके बाद राजस्थान के विधायकों को भी दिल्ली बुलाकर उनके साथ भी संवाद करेंगे और जमीनी स्थिति का फीडबैक लेंगे। ये बैठकें संभागवार होगी। टिकट वितरण पर भी पीएम मोदी की कोर टीम ही फैसला करेगी। सूत्रों के अनुसार विधायकों की पहली मीटिंग 25-26 अगस्त के आसपास हो सकती है। वहीं पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अगस्त महीने में पीएम मोदी 3 स्थानों पर सभा या दौरे कर सकते हैं।
वहीं राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए एक बड़ी रणनीति के तहत सभी 200 सीटों की सटीक रिपोर्ट लेने के लिए अपने 200 तेज तर्रार विधायकों को काम पर लगाने का फैसला किया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, यूपी और उत्तराखंड से 200 बीजेपी विधायकों का चयन किया है, जो अपने अपने राज्य में चुनाव जीतने के माहिर है। अब उन्हें अगस्त महीने में एक एक विधानसभा सीट पर काम करना पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि अगस्त महीने के पहले सप्ताह में ही 200 विधायकों की फौज यहां पर उतार दी जाएगी। सवाल ये है कि राजस्थान बीजेपी के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि खुद पीएम मोदी को यहां का चुनावी कमान संभालना पड़ा। दरअसल राजस्थान अकेला प्रदेश है जहां 2 बार लगातार लोकसभा की सभी सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। बीजेपी ने वर्ष 2014 और 2019 में प्रदेश की सभी 25 संसदीय सीटें कांग्रेस से छीन ली थी। हालांकि 2019 के चुनाव में एक सीट नागौर गठबंधन के तौर पर हनुमान बेनीवाल को दी गई है। 2019 में राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, लेकिन इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब जबकि 2024 में सत्ता की फाइनल जंग होनी है, तो पीएम मोदी की नजर राजस्थान की सभी 25 सीटों पर है, लेकिन इनके लिए जरूरी है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। हरियाणा के मेवात नूह इलाके में बीते सोमवार को कोई हिंसा से लोग सख्ते में हैं। 2 समुदाय के बीच हुए इस टकराव में जहां 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो वहीं बड़ी संख्या में वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। दुकानों में लूटपाट की गई, जमकर गोलियां चलाई गई। नौबत यहां तक आ गई कि धार्मिक यात्रा निकाल रहे लोगों को मंदिर की ओट में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस हिंसा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। वहीं हिंसा के बाद अब सरकार एक्शन मोड में है। अभी तक 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सरकार का कहना है कि सोची समझी साजिश के तहत ही इस हिंसा को अंजाम दिया गया। साथ ही सरकार किसी भी दोषी को बख्शेगी नहीं। हिंसा के पहले के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं और ऐसे में उनके आधार पर ही आरोपियों की धरपकड़ की कोशिश भी की जा रही है। हिंसा का ये मामला देश के सर्वोच्च अदालत की चौखट तक भी जा पहुंचा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर नूह की हिंसा का असली मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वो जिसके इशारे पर हिंसा की साजिश रची गई? कौन है मेवात नूह हिंसा का मास्टरमाइंड? किसके इशारे पर रची गई थी हिंसा की साजिश? क्या भड़काऊ वीडियो बने हिंसा की असल वजह? क्या असल गुनाहगारों पर हो पाएगा एक्शन? हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद से पुलिस और सरकार का एक्शन जारी है। लगातार एफआईआर दर्ज की जा रही है, लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। हिंसाग्रस्त इलाकों में भी भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर कई शहरों में इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि हिंसा के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री का एक बेतुका बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हरियाणा की आबादी के हिसाब से पुलिस कर्मियों की संख्या महज 50 से 60 हजार है। ऐसे में हर किसी के पीछे पुलिस तो लगाई नहीं जा सकती। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष हमलावर है और खट्टर सरकार को नाकाम करार दे रहा है। हर व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के द्वारा करना संभव नहीं होता। हमारी 130 करोड़ आबादी है, हरियाणा की लगा ले तो 2 करोड़ 70 लाख आबादी है। अब 2 करोड़ 70 या 80 लाख आबादी, हमारी पुलिस कितनी है? अब 60,000 50,000। तो इसलिए ये वातावरण बनाना पड़ता है। हम वातावरण बनाएंगे, अपील बार बार करेंगे, हाँ उसमें से एक सीमा को लांघेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हरियाणा में हुई हिंसा के पहले के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो नाम चर्चा में है वो है मोनू मानेसर का। दरअसल मोनू मानेसर गौ रक्षा समिति से जुड़ा है। उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें मोनू मानेसर बड़ी संख्या में
लोगों से इस ब्रज यात्रा में शामिल होने की अपील करता है और अपने साथियों के साथ इस ब्रज मंडल यात्रा में खुद भी शामिल होने की बात करता है। आपको बता दें कि मोनू मानेसर 2 कथित गौ तस्कर नासिर और जुनैद की हत्या के मामले में आरोपी है। हालांकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक तरह से मोनू मानेसर को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उसका इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। ये यात्रा विश्व हिंदू परिषद की थी और हर वर्ष की तरह इस बार भी शांति से निकल रही थी। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम यात्रा में शामिल रहेगी। मेवात यात्रा में बढ़ चढ़ इस हिंसा में कांग्रेस नेता मम्मन खान का नाम भी हिंसा के पीछे संभावित किरदारों में माना जा रहा है। दरअसल मम्मन खान का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि हरियाणा विधानसभा का है। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मम्मन खान इस वीडियो में मोनू मानेसर को धमकाते सुने जा रहे हैं। मम्मन खान हाथ में कुछ कागज और तस्वीरें लेकर कहते हैं कि ये मोनू मानेसर कभी अमित शाह तो कभी अरुण जेटली के साथ तस्वीरें दिखाकर क्या मेवातियों को डराना चाहता है। इसके साथ ही मम्मन खान कहते सुने जा रहे हैं कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, अगर मोनू मेवात आ गया तो प्याज की तरह ना फोड़ा तो हम मेवाती नहीं। इस हिंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। भले ही स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। इस हिंसा पर सियासत भी तेज होती जा रही है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है कि चुनाव करीब है, इसीलिए जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार भी इस हिंसा के पीछे साजिश की बात को स्वीकार कर रही है और दावा किया जा रहा है कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या मेवात नूह हिंसा के असली गुनहगार कानून के रडार पर आ पाएंगे और उनके किए की सजा उन्हें जल्द मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट APN। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जारी हिंसा को आज यानी 3 अगस्त को 3 महीने पूरे हो गए, लेकिन हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आज फिर विष्णुपुर जिले में सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। झड़प के बाद इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल में कर्फ्यू में दी गई ढील वापस ले ली गई। आज 3 अगस्त है और आज से ठीक 3 महीने पहले 3 मई को मणिपुर में हिंसा की पहली चिंगारी भड़क उठी थी। इस चिंगारी से जो हिंसा की आग भड़की, उसकी लपटें आज भी लोगों को झुलसा रही हैं। गुरुवार को मणिपुर में फिर से हिंसा भड़क उठी। विष्णुपुर जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय के बीच हिंसक झड़प हुई। स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। दरअसल विष्णुपुर में मैतेई समुदाय की महिलाओं ने बफर जोन को पार करने का प्रयास किया। असम राइफल्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस पर महिलाएं सुरक्षा बलों पर पथराव करने लगीं। भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने हवाई फायरिंग और आंसू गैस के गोले छोड़े। झड़प के बाद इम्फाल और पश्चिमी इम्फाल में कर्फ्यू में दी गई ढील वापस ले ली गई। मणिपुर हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से कई लोगों के शव इम्फाल और चूराचांदपुर के अस्पतालों की मॉर्चरी में रखे हुए हैं। गुरुवार को चूराचांदपुर के लमका शहर के तुइबोंग शांति मैदान में कुकी समुदाय के 35 लोगों के शवों को सामूहिक रूप से दफनाया जाना था, लेकिन गृह मंत्रालय से बातचीत के बाद इस फैसले को टाल दिया गया। इस बीच कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी यानी कोकोमी ने तोरबुंग में कुकी लोगों के सामूहिक अंतिम संस्कार न करने की मांग की है। कोकोमी और मैतेई समुदाय की महिलाओं ने कहा है कि जिस जगह का जिक्र किया जा रहा है वहां मैतेई आबादी है। हमलावरों ने हिंसा फैलने के बाद वहां से उन्हें भगा दिया था। अब वहां कुकी समुदाय के लोगों के शव दफनाए जाने से मैतेई का अपमान होगा। उनका कहना है कि यहाँ कुकी कब्रिस्तान नहीं बनने देंगे। अगर ऐसा होता है तो इसकी प्रतिक्रिया खतरनाक होगी। कुकी और मैतेई समुदायों का एक दूसरे के खून का प्यासा होना गंभीर चिंता का विषय है। मणिपुर में सरकार और कानून व्यवस्था हिंसा के सामने बौनी साबित हो रही है। अब जरूरत है कि मणिपुर में सभी समुदायों को विश्वास में लेकर शांति बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए।
इस हिंसा की आग को बुझाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे मसले पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया और एएसआई सर्वे को तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे से ढांचे को नुकसान होने की बात कही थी, तो एएसआई की ओर से एक एफिडेविट दाखिल कर कहा गया था कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया। उधर मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वहीं हिंदू पक्ष ने भी कैविएट दायर की है और उधर अगर कहे तो इस केस में बौद्ध समाज की भी एंट्री हो गई है। गुरु सुमित रतन भंते ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनका दावा है कि ज्ञानव्यापी उनका मठ है। उन्होंने कहा है कि देश में तमाम ऐसे मंदिर हैं जो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे को हरी झंडी दे दी है। दरअसल 21 जुलाई को वाराणसी जिला जज ने ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। मुस्लिम पक्ष ने पहले सुप्रीम कोर्ट फिर हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के फैसले को चुनौती दी थी। अब हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, न्याय हित में एएसआई का सर्वे जरूरी है, कुछ शर्तों के तहत इसे लागू करने की आवश्यकता है। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे के दौरान क्या क्या होगा? अदालत के आदेश पर एएसआई की टीम मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी। हालांकि एएसआई उस वजू खाने का सर्वे नहीं करेगी जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि इस सर्वे में ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद परिसर के अंदर जो बीच का गुंबद है उसके नीचे की जमीन से धप धप की आवाज आती है। ऐसा दावा है कि उसके नीचे मूर्ति हो सकती है जिसे कृत्रिम दीवार बनाकर ढक दिया गया है। हिंदू पक्ष के वकील का कहना है कि एएसआई की टीम पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करेगी। हालांकि सील्ड एरिया का सर्वे नहीं किया जाएगा। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि ऐसा ही क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए कैसे देखते हैं इसके उसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है सच या झूठ जो भी है वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। पिछले दिनों जिला जज ए.के. विश्वेश ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश दिया था। एएसआई को 4 अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी की जिला अदालत को सौंपनी थी। इसी आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एडवोकेट कमीशन के सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया था। दरअसल सर्वे के दौरान वजू खाने से शिवलिंग जैसी आकृति दिखी थी। हिंदू पक्ष ने इसे शिवलिंग तो मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। अभी जो एएसआई की टीम सर्वे करेगी वो इस वजू खाने
और उसमें मिले कथित शिवलिंग का सर्वे नहीं करेगी, क्योंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। अगस्त 2021 में 5 महिलाओं ने वाराणसी के सिविल जज सीनियर डिवीजन के सामने एक वाद दायर किया था। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजा और दर्शन करने की अनुमति देने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ देश की बात में इतना ही। नमस्कार।